मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हमारी लास्ट जो आपकी थ्योरी है ऑफ मोटिवेशन फोर्थ है, इसके अंदर अब ये हम लोग पढ़ेंगे विलियम आउची जेड थ्योरी। एक्स और वाई मैग्रेकर की थ्योरी है, ध्यान रखिएगा। इससे पहले वाले वीडियो आप चाहो तो वापस देख लेना, जिसके अंदर मैंने मैग्रेकर एक्स और वाई थ्योरी पढ़ाई थी। अब हम देखेंगे विलियम आउची की जेड थ्योरी। ठीक है, एक्स थ्योरी और वाई थ्योरी के बारे में आपको पता ही है। एक्स जो है नेगेटिव है यानी नो, और वाई जो थ्योरी है वो है पॉजिटिव, इसका मतलब है यस। ठीक है, अब विलियम आउची की एक जेड थ्योरी और आ गई है। ठीक है, ये देखिए ये जो विलियम आउची की थ्योरी है जेड, इसके अंतर्गत उन्होंने जो है एक पुस्तक अपनी 1981 के अंदर एक पुस्तक थी जिसका नाम रखा था थ्योरी जेड, हाउ अमेरिकन बिजनेस कैन मीट द जापानीज चैलेंजेस। ठीक है, इसकी ये पुस्तक उन्होंने लिखी थी जिसके अंदर उन्होंने ये बताया कि अमेरिका और जापान की कई बड़ी बड़ी कंपनियों की प्रबंध व्यवस्था का अध्ययन करने के पश्चात ये पुस्तक उन्होंने लिखी, और इस अध्ययन एवं शोध से प्राप्त निष्कर्षों को उन्होंने किस विचारधारा का नाम दिया? जेड विचारधारा का नाम दिया। उन्होंने क्या किया कि अमेरिका और जापान इन दोनों की जो कंपनीज थी उनमें उन कंपनीज में कई कंपनीज का उन्होंने क्या किया? शोध किया, उनका रिसर्च किया, उनको एग्जामिन किया। ठीक है, अध्ययन किया। उसके बाद में उन्होंने कई सारी बातें जो कि दोनों अमेरिका और जापान दोनों कंपनियों में कॉमन थी या अच्छी थी, उनको उन्होंने ये पॉइंट्स के आधार पे मतलब आपको सामने उन्होंने बताया है। ठीक है, मतलब ये पॉइंट्स निष्कर्ष निकले थे जो कि अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अंदर उन्होंने जेड विचारधारा जापानी एवं अमेरिकी प्रबंध की तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित है। इसमें जापानी तथा अमेरिकी कंपनियों की अच्छाइयों को शामिल किया गया है। प्रोफेसर आउची ने मूल रूप से इस विचारधारा में जापानी प्रबंध की उन विशेषताओं को उजागर किया है जिसकी वजह से यह अमेरिकी प्रबंध से श्रेष्ठ मानी जाती है। यानी उन्होंने जब अध्ययन किया तो उन्होंने देखा इन दोनों के बीच में डिफरेंस किया, अमेरिका में क्या किस प्रकार से मैनेजमेंट है और जापान की कंपनियों में किस प्रकार से मैनेजमेंट है। फिर उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला और बताया कि किस प्रकार से जापानीज जो कंपनी है वो किस प्रकार से अमेरिका की कंपनी से ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, कुछ चीज़ें समान निकली थी, कुछ चीज़ें जो असमान थी वो उन्होंने बताया कि ये चीज़ें अमेरिकी कंपनी में नहीं है और वहाँ पे इस वजह से वो कंपनी जापान की कंपनी से अच्छी नहीं है। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं इस कंपनीज के अंदर। इसके अंदर एक और उन्होंने जो मूल आधार जो इनका जो बेस था, इसके अंदर उन्होंने जो एक मूल तत्व जो निकाला वो था ट्रस्ट, सबटिटली एंड इंटीमेसी। ठीक है, यानी उन्होंने कहा कि विश्वास, मर्मज्ञता और आत्मीयता, इन तीनों ये तीनों क्या है? मोटिवेशनल के घटक हैं उनके अनुसार। ये क्या है? मोटिवेशनल फैक्टर है। ठीक है, उनके अनुसार। और उन्होंने यही बात बताई कि इस विचारधारा का मूल तत्व पारस्परिक विश्वास, स्नेह एवं सहयोग है। उन्होंने ऐसा कहा। ठीक है, मतलब वही ट्रस्ट हो गया, लव हो गया और कोऑपरेशन हो गया। ये उन्होंने कहा कि इस जेड विचारधारा का मूल तत्व यानी यही है। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहली बात उन्होंने बताई थी जो कंपनीज की जापानीज कंपनीज में क्या अच्छी चीजें थी अमेरिकन से, वो था फर्स्ट लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट यानी आजीवन रोजगार। देखिए आउची के मुताबिक कर्मचारियों को जीवन पर्यंत रोजगार दिया जाना चाहिए। जापानी संस्थान में एक बार चयन होने के पश्चात मंदी काल में भी कंपनियां किसी प्रकार की कार्मिक की छुट्टी या जबरन छुट्टी नहीं करती और संस्थाएं घाटा उठाकर भी अपने कार्मिकों को बनाए रखती है। इससे कर्मचारियों संगठन के प्रति वफादार एवं निष्ठावान बनते हैं। क्या बताया उन्होंने कि आउची ने यह बताया कि जो जापान है वहां पर क्या है कि कर्मचारियों को निकाला नहीं जाता है, ना उनकी जबरन छुट्टी की जाती है। वहां पर उनको एक तरह से लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट का ही रखा जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है? देखिए लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट से क्या होता है कि जो कर्मचारी है उसको लगता है कि हाँ, जैसे मास्लो की थ्योरी वाला सेफ्टी वाला पॉइंट कि हाँ जब मैं इस संस्था में हूँ और मैं अब मुझे यहाँ से नहीं निकाला जाएगा, तो वो क्या सोचता है कि अब मैं संस्था में अपना 100% जो है डेडिकेशन के साथ में वहाँ पर काम करूँ और जो मुझे काम दिया जा रहा है मैं वो पूर्णतः अपनी ईमानदारी के साथ में उस काम को करूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये थ्योरी ये बता रही थी कि
in Japanese organization, once the workers if selected, even during depression, the company do not retrench or terminate them, bearing all losses, और फिर भी वो सारा घाटा उठाती कंपनी। ठीक है, इसके बाद ये तो हो गई पहली बात। इसके बाद सेकंड है स्लो इवोल्यूशन एंड प्रमोशन, यानी मंद गति से मूल्यांकन एवं पदोन्नति। इसमें क्या बता रहे हैं, इसके अंदर औची ने बताया कि जापानी प्रबंधक यह मानते हैं कि उत्पादकता किसी एक व्यक्ति के देने से नहीं होकर सामूहिक प्रयासों का परिणाम होती है। क्या बताया उन्होंने कि प्रोडक्टिविटी इज द रिजल्ट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स। उन्होंने क्या बताया कि जो प्रोडक्टिविटी है जो किसी एक के वजह से नहीं हुई है, वो प्रोडक्टिविटी जो है ग्रुप के अंदर हुई है। ठीक है, यानी ये एक सामूहिक का परिणाम है। और उन्होंने क्या बताया कि in place of promoting a person on the basis of his achievement, promotion should be based on how that persons motivate the working group। कि यदि आप किसी का प्रमोशन कर रहे हो तो आप केवल उस व्यक्ति के अंदर उसके पर्सनल के ऊपर देख के उसको प्रमोशन ना दीजिए। आप प्रमोशन कब देंगे, जब आपको आप उस बेस के ऊपर आपको लगे कि इसने सामूहिक रूप से कितना बढ़िया काम किया है, यानी इसने सामूहिक रूप से कितने लोगों को मोटिवेट किया है। ठीक है, मतलब जो व्यक्ति की जो उपलब्धि है उसके आधार पर पदोन्नति ना करके उसको इस जो है उसने कितने समूह को अभिप्रेरित किया, मोटिवेट किया, वो ध्यान में रखते हुए आपको उसमें प्रमोशन देना है। और यहाँ पर जो पदोन्नति है वो लंबवत की जगह समानांतर की चलती है। मतलब क्या हुआ कि जो प्रमोशन है, ठीक है, वो प्रमोशन जो है वो किस प्रकार से चलता है, नॉट अ वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, इज ऑन हॉरिजॉन्टल प्रमोशनल। ठीक है, और उनके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी व्यक्ति के गुण और अवगुण को 1 या 2 वर्षों में नहीं देखा जा सकता है। इसके लिए कम से कम कितने ईयर चाहिए, 10 ईयर, यानी आप 1 या 2 साल में किसी भी एम्प्लॉयज को आप जज नहीं कर सकते। कम से कम आप 10 साल तक तो देखिए कि वो एम्प्लॉय का रिकॉर्ड क्या है, वो किस प्रकार से काम कर रहा है। ठीक है, तो ये थी सेकंड, स्लो इवोल्यूशन। इसलिए इसको मंद गति से मूल्यांकन और पदोन्नति का बारे में बोला है। नेक्स्ट है करियर पाथ, इट मीन जीवन वृत्ति पथ। यह विचारधारा मानती है कि कर्मचारियों की जीवन वृत्ति पथ का निर्धारण गैर विशिष्टीकरण यानी नॉन स्पेशलाइज आधार पर होना चाहिए। और जापान में यह प्रयास रहता है कि प्रबंधक समस्त विभागों के कार्यों को समझे, इस हेतु कार्य की परिवर्तन की नीति होती है। मतलब उन्होंने क्या कहा, ये कैरियर पाथ जो है उसमें क्या होता है कि देयर शुड बी नॉन स्पेशलाइज्ड कैरियर पाथ। द कैरियर पाथ शुड इन्वॉल्व मल्टीपल फंक्शंस एक्सपीरियंस for this, and there should be job rotation and blood based training given to employees। ठीक है, मतलब कि क्या हुआ, आप किसी भी जो एम्प्लॉय है उसको आप बाकायदा एक ही जॉब के प्रति मत रखिए, यानी एक ही कार्य मत दीजिए। आप उसका कार्य का रोटेशन, यानी जॉब के ऊपर रोटेशन चलता रहना चाहिए। आज आपको ये काम, ठीक है, 1 साल बाद में आपको इसमें लगा दिया गया। इससे क्या होता है कि वो जो एम्प्लॉय है वो एक तरह से क्या होता है, परफेक्ट होता जाता है, यानी वो हर फील्ड के अंदर दक्ष होता जाता है। समझे आप लोग? नहीं तो क्या होगा कि वो एक ही फील्ड में काम करते करते उसमें काम के प्रति निरस्ता भी आ जाती है ना, बहुपन भी आ जाता है, बोर्डम भी आ जाता है। तो वो ऐसा काम ना करें, आप उससे बाकायदा कंटिन्यूटी जो है में उसे आप जॉब रोटेशन करते रहें, आप उसकी जॉब को चेंज करते रहें। नेक्स्ट 4th पॉइंट, एम्फेसिस ऑन ह्यूमैनिटी, यानी मानवीयता पर बल। अब यह विचारधारा स्पष्ट करती है कि प्रबंधकों के कर्मचारियों पर पूर्ण ध्यान देना चाहिए। उन्हें अपने कर्मचारियों का ध्यान केवल कार्यस्थल तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। प्रबंधकों को कर्मचारियों के साथ साथ उनके परिवार, उसकी रुचियों, महत्वाकांक्षाओं आदि का भी ध्यान रखना चाहिए एवं कर्मचारी के साथ सदैव मानवीयता का व्यवहार करना चाहिए। आगे आपको मतलब क्या कह रहा है कि आप केवल एक परिवार, एक जो आपका एम्प्लॉय है, आप केवल उस पर ही ध्यान ना दें, आप उसके व्यवहार के द्वारा आप उसके परिवार से भी जुड़े, आप उसकी फैमिली से भी जुड़े और आप उनका भी ध्यान रखें, तब जाके आपकी वो पूरी मानवीयता बनती है। ठीक है, मतलब क्या, वापस देखिए कि थ्योरी दैट सजेस्ट दैट देयर शुड बी होलिस्टिक कंसर्न फॉर पीपल। सच होलिस्टिक कंसर्न शुड एक्सटेंड बियॉन्ड द वर्क
place and reflect genuine concern for the total members' personality, including the employee's family, hobbies, personal ambitions and so on. Manager should always treat the employees with immunity. ठीक है, इसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फिफ्थ वो है कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, सामूहिक निर्णय। ये एक तरह से उसमें भी था, याद होगा आपको मास्लो में, ठीक है। यानी आप कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो आप कैसे लेंगे, वो कलेक्टिव में लेंगे, यानी समूह के रूप में लेंगे, समूह चर्चा के द्वारा आप कोई भी डिसीजन लेंगे। यह विचारधारा क्या बताती है कि कर्मचारी को निर्णय में भागीदार होना चाहिए। मतलब दिस थ्योरी एम्फेसिस ऑन एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, एम्प्लॉय शुड बी कंसल्टेड एंड द सजेशन शुड बी कंसिडर्ड व्हाइल मेकिंग डिसीजन। ठीक है, यानी आप उन्हें, यदि आप उन्हें सामूहिक निर्णय में आप भागीदार बना रहे हैं तो इससे क्या होगा कि वो अपने काम को और अच्छा करेंगे और वो अपनी ही उन्हीं निर्णयों जो आपने लिए हैं सामूहिक, उनके प्रति वो काम ईमानदारी से करेंगे। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट कंप्लीट हो गया। इसके बाद है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी HR और M। ठीक है, अब ये उन्होंने बोला कि ये भी एक डिपार्टमेंट होना चाहिए, या HRM का जो काम है उसके तहत उन्होंने क्या बताया कि इस विचारधारा के द्वारा उन्होंने बताया कि कर्मचारियों में कार्य के प्रति लगन एवं उत्साह पैदा करने के लिए HRM की योजना बनानी चाहिए। कर्मचारियों की छिपी हुई क्षमता को पहचान कर इन क्षमताओं के विकास हेतु उचित शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए एवं कर्मचारियों को इस हेतु प्रेरित किया जाना चाहिए। कार्य संवर्धन तथा कार्य संवर्धी के द्वारा भी अधीनस्थों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि कर्मचारियों के विकास के लिए आपको उनको ट्रेनिंग और उनका जो सुधार जो आप कर सकते हैं, है ना, डेवलपमेंट, ये वाली चीज़ें जो है उन्होंने बताई थी कि आप जो है कर्मचारियों के लिए उनका विकास करें, आप ह्यूमन रिसोर्स अपनाएं, है ना, उसके लिए आपको प्लानिंग करनी चाहिए जिससे कि आपकी संस्था के जो कर्मचारी हैं वो डेवलप हो सकें। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है सेवेंथ, वो है इनफॉर्मल कंट्रोल, इट मीन्स अनौपचारिक निर्णय नियंत्रण। इसमें क्या करते हैं कि कर्मचारियों के साथ अनौपचारिक संबंधों का निर्माण करके उन पर अनौपचारिक नियंत्रण से तरीकों से नियंत्रण करने का प्रयास किया जाता है, जिससे क्या होता है कि उनमें विश्वास और सहयोग की भावना होती है। अब इनफॉर्मल कंट्रोल में क्या मतलब हुआ कि द मैनेजर शुड बी रिलेशंस विद द एम्प्लॉयज लाइक इनफॉर्मल वे, यानी अनौपचारिक रूप से वो उनमें जो है उनके साथ में उनका रिलेशन भी रखें ताकि वो जो है जो आपका एम्प्लॉय है वो जो है उसके साथ में कोऑपरेट करे और उसको बिलीव हो उसकी मैनेजर के ऊपर और कंपनी के ऊपर। ठीक है, तो ये कुल मिला के 7 पॉइंट्स है जो कि अमेरिकी और में यानी जापानीज कंपनीज में देखा गया, जो उन्होंने कहा कि इसको भी अमेरिका की कंपनीज में अप्लाई होना चाहिए जिससे कि वो भी बेस्ट वर्क करें जापानीज कंपनी की तरह। ठीक है, तो अब आपके सामने ये 4th चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है मोटिवेशन का। इसमें आपकी सारी थ्योरीज आ चुकी हैं, एग्जाम्स में आपके लिए इम्पोर्टेंस ये सारी थ्योरीज हैं। वैसे देखा जाए तो बाकी जो थ्योरीज हैं उनमें तो कुछ पार्ट पूछ सकते हैं, ये यदि आती है जेड थ्योरी तो इसमें 7 पॉइंट्स आपके सामने पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अब हम लोग न्यू चैप्टर के साथ में, न्यू एनर्जी के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।